चलो भाई, हम लोग नया चैप्टर पढ़ रहे हैं इक्विलिब्रियम। कल एक लेक्चर हो भी चुका है इक्विलिब्रियम का। कल क्या पढ़े थे इक्विलिब्रियम में? इक्विलिब्रियम में क्या पढ़े थे? ऐसे ही किसी भी रिएक्शन में हम इक्विलिब्रियम किस पे पढ़े थे? रिवर्सिबल रिएक्शन पे पढ़ रहे थे ना। इररिवर्सिबल रिएक्शन पे नहीं होगा, क्योंकि इररिवर्सिबल रिएक्शन एक टाइम ऐसा आएगा कि रिएक्टेंट खत्म हो जाएगा, प्रोडक्ट बचेगा, और प्रोडक्ट रिएक्टेंट बना ही नहीं रहा, तो इक्विलिब्रियम पे आएगा कहाँ से? रिएक्टेंट ही बन रहा है, प्रोडक्ट वापस से रिएक्टेंट बना ही नहीं रहा है, तो उस पे इररिवर्सिबल पे क्या लगाएंगे हम? इक्विलिब्रियम नहीं लगाएंगे। इक्विलिब्रियम किस पे देख रहे थे? रिवर्सिबल रिएक्शन पे देख रहे थे। यानी रिवर्सिबल रिएक्शन पे जो इक्विलिब्रियम हम देख रहे थे वो क्या था? रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा था, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज हो रहा था। रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में चेंज हो रहा था, आगे की तरफ जा रहा है, यानी इसे फॉरवर्ड डायरेक्शन बोलते हैं। प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज हो रहा है, यानी पीछे की तरफ चेंज हो रहा है, यानी इसे बैकवर्ड डायरेक्शन बोलेंगे। और जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होगा, एक सेकंड में जो चेंज होगा, एक सेकंड में रिएक्टेंट जो ब्रेक होके प्रोडक्ट बनाएगा, उसी को तो रेट बोलते हैं। और जब ये काम फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा तो उस रेट को क्या बोलेंगे? रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन बोलेंगे। बताया था कल। ऐसे ही जब प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज होगा, एक सेकंड में जितना मॉलिक्यूल प्रोडक्ट का रिएक्टेंट में बदल गया, वही तो उसका रेट हुआ। यानी बैकवर्ड डायरेक्शन के रेट को क्या बोलेंगे? रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन बोलेंगे। और इक्विलिब्रियम पर रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन इक्वल होता था ना। लेकिन कंसंट्रेशन इक्वल नहीं होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन कंसंट्रेशन एक टाइम ऐसा आएगा कि जितना रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है उसमें चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा, वो फिक्स हो जाएगा। जितना प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है वो फिक्स हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा इक्विलिब्रियम पे। यानी रिएक्टेंट जितना टूट रहा है वो वापस से उतना बन जा रहा है, तो कहाँ चेंज हुआ भैया? कोई चेंज आया? प्रोडक्ट जितना टूट के रिएक्टेंट बना रहा है, वापस से वो प्रोडक्ट बन जा रहा है, तो कहाँ चेंज हो रहा है? प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है ना, कांस्टेंट है ना, फिक्स है ना। तो इसी पे इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन चाहे रिएक्टेंट का हो या प्रोडक्ट का हो, क्या होगा? कांस्टेंट होगा। आया बात समझ में? इतना बात बताए थे, ग्राफ भी समझाए थे। आगे हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, एक ग्राफ के लिए क्वेश्चन करते हैं। चलो, क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है हमारा, जैसे एक रिएक्शन है NH3 इसको बैलेंस करने के लिए टॉयस ले लिया हमने। ये रिएक्शन हमारा दिया है, अमोनिया किस में चेंज हो रहा है? नाइट्रोजन में और हाइड्रोजन में चेंज हो रहा है। हम कहे कि इसमें ग्राफ बनाओ, क्या ग्राफ बनाओ? किसका? कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का। तो कैसे बनाओगे? मान लो ये क्या है? रिएक्टेंट हो गया, और ये दोनों क्या है? प्रोडक्ट हो गए। तो कैसे ग्राफ बनाओगे भाई? कल प्रोडक्ट 1 ले रहे थे तो नीचे से ग्राफ 1 जा रहा था, लेकिन आज प्रोडक्ट कितना बन रहा है? 2 बन रहा है, तो नीचे से जो ग्राफ भी जाएगा 2 प्रोडक्ट का अलग अलग जाएगा ना। अब वो किस पे डिपेंड करेगा? उसके कोफिशिएंट पे, कि वो कितना कंसंट्रेशन बनाएगा। वो किस पे डिपेंड करेगा? उसके कोफिशिएंट पे, कि वो कितना कंसंट्रेशन बनाएगा। यानी जिसका कोफिशिएंट ज़्यादा होगा उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा बनाएगा। आया समझ में? अब ग्राफ बनाओ। ग्राफ कैसे बनाओगे? कंसंट्रेशन वर्सेस
टाइम के बीच ग्राफ। इनिशियल में मान लो हमने अमोनिया को रिएक्टेंट माना है, तो इनिशियल में केवल अमोनिया होगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन नहीं होगा। इनिशियल में वही होगा ना, यानी t बराबर 0 सेकेंड पे केवल अमोनिया होगा, यानी रिएक्टेंट कहीं यहाँ कहीं होगा। कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का ही होगा, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का नहीं होगा। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा रिएक्टेंट घटता है, और घटते हुए जब इक्विलिब्रियम पे आता है तो कांस्टेंट हो जाता है। उसके बाद टाइम बढ़ता रहे, उसके बाद अमोनिया में कोई चेंज नहीं होगा, यानी ऐसे धीरे धीरे आया, टाइम बढ़ता गया और ये कांस्टेंट हो गया। इस कंसंट्रेशन पे और इस पॉइंट पे क्या हुआ, कांस्टेंट हो गया, इक्विलिब्रियम पे आ गया ये अमोनिया। अब क्या, जैसे जैसे अमोनिया बढ़ेगा चेंज होगा प्रोडक्ट में, यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बनना भी स्टार्ट होंगे, यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा बनेगा। तो पहले हम नाइट्रोजन का बना दें। चलो, नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन के जो भी है कोफिशिएंट 1 है और इसका कोफिशिएंट 3 है, यानी किसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा और नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन कम होगा। तो नाइट्रोजन के लिए मान लो हमने बनाया, ये बना दिया। हम हाइड्रोजन के लिए अब ग्राफ क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन इसके ऊपर, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है, लेकिन इस नाइट्रोजन से ऊपर ही होगा। क्यों? क्योंकि इसका कोफिशिएंट ज़्यादा है, इसलिए इसका कंसंट्रेशन भी जो बनेगा वो नाइट्रोजन से ज़्यादा बनेगा। आया समझ में? तो यहाँ हमने मान लिया, हमने देखा ये वाला ग्राफ किसके लिए था, NH3 के लिए। ये वाला ग्राफ किसके लिए था, नाइट्रोजन के लिए। ये वाला ग्राफ किसके लिए था, हाइड्रोजन के लिए। क्या ये ग्राफ समझ में आया? इक्विलिब्रियम अब कहाँ आया, मान लो इस पोजीशन पे कहाँ आया, इक्विलिब्रियम आ गया, यानी इस पोजीशन से हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन या अमोनिया का कंसंट्रेशन या नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जा रहा है, अपने पोजीशन पे क्या हो जा रहे हैं, कांस्टेंट हो जा रहे हैं, यानी टाइम बढ़ा रहे हैं लेकिन इनमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। आया समझ में? आया समझ में? तो ये इसके ग्राफ हो गया इस रिएक्शन के लिए। तो ये क्वेश्चन समझ में आया? ऐसे ग्राफ का क्वेश्चन आएगा, कर लोगे ना? चलो आगे आज हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन का, लॉ ऑफ मास एक्शन। दिख रहा है ना तुम लोग को? हमें नहीं दिख रहा है, इसलिए हम तुम लोग से पूछ लिए। लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन, पहली बात ये लॉ ऑफ मास एक्शन जो है गुलबर्ग एंड वागे ने दिया था, बाय गुलबर्ग एंड वागे ने दिया था। दूसरी बात, लॉ ऑफ मास एक्शन होता क्या है, लॉ ऑफ मास एक्शन होता क्या है ये बताना है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन में गुलबर्ग एंड वागे ने ये बताया कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा था या प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज हो रहा था, किसी एक रेट से चेंज हो रहा था ना, 1 सेकंड में कोई मॉलिक्यूल टूट रहा था, वो उसका रेट हो रहा था ना, यानी रेट ऑफ रिएक्शन जो था वो किस तरह से डिपेंड करेगा या कैसे वो रेट ऑफ रिएक्शन को हम एक्सप्रेस करेंगे या लिखेंगे। तो ये बात लॉ ऑफ मास एक्शन में गुलबर्ग एंड वागे ने बताया था और केवल ये बात रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए ही था, ठीक है। उन्होंने क्या बोला
कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के। किसके? रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के फॉर दैट साइड। नहीं समझ में आया? फॉर दैट साइड का मतलब नहीं समझ में आया। इतना तो समझ में आया ना कि रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के लिए डिपेंड होता है, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डायरेक्टली डिपेंड करता है। इतना बात समझ में आया ना? इतना बात समझ में आया ना? यानी लिखो इस बात को, उसके बाद हम समझा रहे हैं। जो रेट ऑफ रिएक्शन था is directly proportional to concentration of reactant for that side। इतना तो समझ में आया कि रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा? रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डायरेक्टली डिपेंड करेगा। चलो, हमारा जो रिएक्शन है, रिएक्शन क्या था? यही तो था, रिएक्टेंट किस में चेंज हो रहा था? प्रोडक्ट में। और प्रोडक्ट किस में चेंज हो रहा था? मान लो ये कुछ दिया होगा, अगर कोई अमाउंट दिया होगा या कोई बात और दिया होगा तो इसको बैलेंस करने के लिए कुछ लगा सकते हैं हम। तो मान लो इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए इसके आगे इसका कोफिशिएंट R मान लिया और इसका कोफिशिएंट P मान लिया, बैलेंस किया। मान लो कोई रिएक्शन हम बैलेंस ही तो देखेंगे, हमेशा रिएक्शन बैलेंस करके देखेंगे, ठीक है। तो इसकी बैलेंसिंग में इसके कोफिशिएंट क्या आया? R आया। इसके बैलेंसिंग में इसका कोफिशिएंट क्या आया? स्मॉल p आया। आए समझ में? इस स्टेटमेंट को नहीं समझ में आया तुम लोगों का? इतना तो समझ में आया ना कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये वाली बात नहीं समझ में आ रही है, यही ना? ये वाली बात हम समझा रहे हैं। अब देखो, रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में चेंज हो रहा था उस टाइम पे उस रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट कौन था? उस टाइम पे रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट ये वाला था। यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो हो रहा है काम, रिएक्शन जो हो रहा है उसके लिए रिएक्टेंट R था। जब यही काम बैकवर्ड डायरेक्शन से प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में बदल रहा है तो उस टाइम के लिए रिएक्टेंट कौन है? उस टाइम के लिए रिएक्टेंट प्रोडक्ट हुआ ना? उस टाइम के लिए रिएक्टेंट प्रोडक्ट हुआ ना? तो बस यही बात बोला है कि जिस टाइम पे रेट लिखेंगे उस टाइम का रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन लिखेंगे। जिस टाइम पे रिएक्शन लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, उस टाइम पे क्या लिखेंगे? रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन लेंगे। आया समझ में? आया समझ में? अब देखो, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन। प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज हो रहा है यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, इसके लिए रेट क्या लिखेंगे? रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। हम इसको पहले लिखते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन को। रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन किसके प्रोपोर्शनल है भाई? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसके लिए रिएक्टेंट कौन था? R था। और इसका जो भी कोफिशिएंट होता है इसके पावर में लगा देते हैं, कंसंट्रेशन के पावर में भेज देते हैं, ठीक है। रिएक्टेंट का जो भी कोफिशिएंट होगा कंसंट्रेशन के पावर में भेज देंगे। आया समझ में? इतना बात समझ में आया? यानी जब ये आया तो ये प्रोपोर्शनलिटी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो ये कांस्टेंट लगाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे तो RF इक्वल टू KF। यानी ये R फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए लिख रहे हैं तो जो कांस्टेंट लिख रहे हैं वो भी फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए लिख रहे हैं, KF। R का कंसंट्रेशन
इसके पावर कोफिशिएंट उसका। आया समझ में? ऐसे ही हम बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए लिख सकते हैं। बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए रेट आर बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन फॉर दैट साइड। यानी इस टाइम पे बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए रिएक्टेंट कौन हो रहा है? प्रोडक्ट हो रहा है। ये प्रोडक्ट P क्या हो रहा है? बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए रिएक्टेंट का काम कर रहा है। तो इसका कंसंट्रेशन लेंगे और इसका जो कोफिशिएंट होगा इसके पावर में चला जाएगा। आया समझ में? अब यहीं पे प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो फिर एक कांस्टेंट इसका आ जाएगा, इसके लिए के भी लिख देंगे। आया? इतना बात समझ में आया? इतना बात समझ में आया? इतना बात समझ में आया? यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड के लिए रेट का एक्सप्रेशन लिख लिया, रेट ऑफ बैकवर्ड के लिए उसका एक्सप्रेशन लिख लिया। ये बात कौन बताया था? लॉ ऑफ मास एक्शन से गुल्डबर्ग एंड बागे ने ये बात बताया था और उसके लिए उसके हिसाब से हमने एक्सप्रेशन लिख लिया। और अभी मैंने पढ़ाया है कि इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड इक्वल होता है ना? तो कर दो इक्वल। रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। आया समझ में? रेट ऑफ फॉरवर्ड की जगह पे क्या था? के एफ, आर का कंसंट्रेशन स्मॉल आर, के बी, पी का कंसंट्रेशन स्मॉल पी। आया समझ में? ये कांस्टेंट को एक साइड लाओ, कांस्टेंट को एक साइड लाओ, यानी इधर मल्टीप्लाई में इधर लाओगे तो डिवाइड में के एफ अपान के बी। कंसंट्रेशन को एक साइड लेके जाओ, ये आया हमारा एक्सप्रेशन इक्विलिब्रियम पे जब रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड बराबर किए। तो अभी देखो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। दो कांस्टेंट को हटा के एक नया कांस्टेंट ही तो आएगा, कांस्टेंट ही तो आएगा। तो कांस्टेंट लिख दिया हम के सी। और ये काम किस पे हो रहा है? किस पे हो रहा है? इक्विलिब्रियम पे हो रहा है ना? इक्विलिब्रियम पे हो रहा है ना? तो जो नया कांस्टेंट आएगा उसी को क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और इक्विलिब्रियम, और तो ये तो ऐसे ही रहेगा। आया समझ में? यानी ये जो कांस्टेंट आया है वो किस पे आया है? इक्विलिब्रियम पे आया है ना? इक्विलिब्रियम पे आया है ना? यानी इस कांस्टेंट को क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? केसी होगा। क्या होगा? केसी होगा। यानी केसी का जब एक्सप्रेशन अगर हमसे पूछे कि केसी क्या है तो क्या बताएंगे? कि ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने के लिए अब क्या हमारे पास आ गया? हमारे पास क्या आ गया? एक फार्मूला आ गया, एक्सप्रेशन आ गया, एक्सप्रेशन आ गया केसी लिखने के लिए कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन एवं पावर उसका कोफिशिएंट अपान रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन पावर उसका कोफिशिएंट। केसी लिखने का एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास। और इस चैप्टर में हमें यही देखना है, हर जगह यही मिलेगा तुम्हें। इस पूरे चैप्टर में हर जगह तुम्हें यही पूछेगा। आया समझ में? आया समझ में? तो केसी लिखने का एक्सप्रेशन आ गया ना हमारे पास। ये अब हम याद कर लेंगे कि केसी निकालने के लिए क्या करते हैं? प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन उसका पावर उसका कोफिशिएंट उसके पावर में चला जाएगा अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन और इसका कोफिशिएंट इसके पावर में चला जाएगा। आ गया?
ये पूरा लॉ ऑफ मास एक्शन से आया है, ठीक है। तो ये पूरी बात हम निकाले हैं किसमें, लॉ ऑफ मास एक्शन में। आया समझ में, आया कि नहीं आया? हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता चल गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता चल गया। अब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता चल गया है तो क्या हम इसका यूनिट नहीं निकाल सकते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूनिट नहीं निकाल सकते हैं? भैया देखो, यूनिट ऑफ केसी, केसी का यूनिट क्या होगा? केसी का यूनिट क्या होगा भैया? तो केसी क्या लिख रहे हैं, केसी यही तो लिख रहे हैं, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन प्रोडक्ट के कोफिशिएंट के पावर, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन रिएक्टेंट के कोफिशिएंट के बराबर। और हमें पता है कि अगर बेस बराबर होता है तो मल्टीप्लाई होगा तो पावर ऐड हो जाता है, और डिवाइड होता है तो पावर माइनस हो जाता है। तो यानी दोनों कंसंट्रेशन है, दोनों का बेस बराबर है, तो दोनों का जो पावर है वो माइनस हो जाएगा। यानी नीचे वाला पावर क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन के पावर P माइनस R हो जाएगा। इसका मतलब अभी बता रहे हैं कि ये क्या लिखे हैं, ठीक है। और कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल में बताया था, क्या वाला बताया था, यहाँ पे मोलैरिटी टर्म यूज करते हैं। और मोलैरिटी क्या बताया था, मोल अपान वॉल्यूम, मोल अपान वॉल्यूम। तो मोल का यूनिट क्या हुआ, मोल हुआ। वॉल्यूम का यूनिट क्या हुआ, लीटर हुआ। और ये क्या, P माइनस R। P क्या था, प्रोडक्ट का कोफिशिएंट था, R क्या था, रिएक्टेंट का कोफिशिएंट था। माइनस कर दोगे उसका पावर आ जाएगा। और इसको P माइनस R को हम क्या लिख सकते हैं, मान लो हमने डेल्टा N लिख दिया, यानी प्रोडक्ट का जो कोफिशिएंट है माइनस रिएक्टेंट का कोफिशिएंट कर देंगे, वही यहाँ पे लिख देंगे मोल पर लीटर में, तो आ जाएगा केसी का यूनिट। आएगा कि नहीं आएगा? यूनिट भी इसमें इंपॉर्टेंट है, केसी का यूनिट भी इंपॉर्टेंट है। आया समझ में? ये हो गया इसका यूनिट निकालने का तरीका। आया कि नहीं आया? आ गया समझ में? इतना आया ना समझ में? इतना आया। अब ये क्या है, ये क्या है, तो ये इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन। ये कंसंट्रेशन के लिए यूज करते हैं। हर जगह देखो हमने लगाया ना, पी के ब्रैकेट में, बड़ा सा ब्रैकेट में लगाया ना, तो इसका मतलब है कंसंट्रेशन लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, कंसंट्रेशन लिख रहे हैं। इसी को लॉ ऑफ मास एक्शन में पहले एक्टिव मास बोला जाता था। क्या बोला जाता था, एक्टिव मास बोला जाता था। या कंसंट्रेशन में यहाँ क्या यूज कर रहे हैं, तो मोलैरिटी यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं, मोलैरिटी यूज करते हैं। अब मोलैरिटी क्या होता है, मोल अपान वॉल्यूम होता है। आया समझ में? तो इसका मतलब समझ में आया, इसका मतलब समझ में आया। चलो भाई, इतना हमने किया, एक स्टेप और आगे बढ़े। एक स्टेप और आगे बढ़ने पे भैया मिक्सचर जो भी रिएक्शन होता है, रिएक्टेंट होगा प्रोडक्ट होगा, होगा ना, तो उसमें जो होगा रिएक्टेंट का या तो लिक्विड में होगा, गैस में होगा, सॉलिड में होगा, ये भी होगा ना, होगा ना। तो केवल एक ही फेज में रहा, केवल गैस में है या केवल लिक्विड में है, तो इसको क्या बोलते हैं, होमोजीनस, होमोजीनस मिक्सचर बोलते हैं, होमोजीनस मिक्सचर बोलते हैं। तो लिखो होमोजीनस, फॉर होमोजीनस मिक्सचर। इसमें क्या लिखोगे, हेलो,
होमोजीनस मिक्सचर में क्या लिखोगे कि ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इन सेम फेज। क्या लिखोगे पॉइंट इसमें? ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इन सेम फेज। आया समझ में? जैसे एग्जाम्पल दिखा दें हम। जैसे अभी हमने लिया था नाइट्रोजन, ये भी गैस में होता है, हाइड्रोजन ये भी गैस में होता है, और अमोनिया ये भी गैस में होता है। यानी इसमें जितना भी मॉलिक्यूल यूज किया गया है सब क्या है? गैस है, एक फेज में है, तो क्या बोलेंगे? होमोजीनस बोलेंगे। इसके लिए केसी का एक्सप्रेशन लिखना होगा, तो क्या लिखेंगे भाई? प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन और उसका पावर, उसका कोफिशिएंट उसके पावर में। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, उसका कोफिशिएंट इसके पावर में। उसके बाद रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, इसका कोफिशिएंट इसके पावर में, इनटू ये भी तो है रिएक्टेंट है, तो ये भी तो लिखोगे, इसका कंसंट्रेशन और इसका कोफिशिएंट इसके पावर में। ये आ गया केसी का एक्सप्रेशन। इस रिएक्शन के लिए ये हुआ केसी का एक्सप्रेशन हुआ। आया समझ में? अब इसका हम कहें यूनिट बताओ, तो यूनिट क्या बताओगे? इस रिएक्शन के लिए केसी का यूनिट क्या बताओगे? केसी का यूनिट हमेशा मोल अपान लीटर होगा, लेकिन P माइनस R होगा। ये तो हमेशा होगा, ये तो मोल अपान लीटर तो हमेशा होगा। कंसंट्रेशन तो यही होता है ना, लेकिन चेंज इसका कोफिशिएंट हो रहा है ना। चेंज इसका क्या हो रहा है? कोफिशिएंट हो रहा है ना। तो प्रोडक्ट का कोफिशिएंट P और रिएक्टेंट का कोफिशिएंट R। तो यहां पे इस रिएक्शन पे प्रोडक्ट का कोफिशिएंट कितना है? प्रोडक्ट का कोफिशिएंट कितना है? 2 है। यानी P की जगह पे क्या रखेंगे? P की जगह पे क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। और रिएक्टेंट का कोफिशिएंट कितना हो रहा है? तो 1 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, कितना हो गया? 4 हो गया। तो 4 अब माइनस कर दो, तो क्या आ गया भाई? आया समझ में? आया समझ में? इतना आया। तो इस रिएक्शन के लिए जो केसी का यूनिट निकाले, ये निकाले। आया? किसी को डाउट है? किसी को डाउट है? एक और है, एग्जांपल कराएं। चलो एक और एग्जांपल करा के देख रहे हैं। N2O4 किसमें चेंज हो रहा है? 2NO2 में। ये भी गैस है और ये भी गैस है। तो ये सारे क्या हैं? एक फेज में है, तो होमोजीनस हुआ। होमोजीनस हुआ कि नहीं हुआ? यानी इसके लिए क्या लिख सकते हैं हम? रिएक्शन केसी की वैल्यू क्या लिखेंगे? केसी का एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे? तो केसी का एक्सप्रेशन, केसी क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, पावर उसका कोफिशिएंट अपान रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, पावर उसका कोफिशिएंट। आया समझ में? आया समझ में? किसी को डाउट है?
तो ये इस रिएक्शन के लिए Kc का एक्सप्रेशन हो गया। लेकिन अब Kc का यूनिट यहां पे निकाल के दिखाओ। तो Kc का यूनिट लिखने के लिए क्या लिखोगे? मोल अपान लीटर का पावर डेल्टा एन। डेल्टा एन का मतलब P माइनस आर। तो डेल्टा एन P क्या है, कितना है? 2 है। वह और R कितना है? 1 है। तो माइनस आर। तो डेल्टा एन कितना आ गया भाई? 1 आ गया। कितना आ गया? 1 आ गया। तो इसका यूनिट क्या हो गया? मोल अपान लीटर का पावर 1। आया समझ में? इसको ऐसे भी लिख सकते हो भाई, कंफ्यूज ना होना। तो मोल और क्या, लीटर डिवाइड में है ना, तो ऊपर जाता है तो लीटर इनवर्स में। और यहाँ पे प्लस है तो प्लस यहाँ पे, प्लस यहाँ पे, प्लस 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 और प्लस माइनस माइनस। आया समझ में? आया समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो ठीक है। ये हो गया। एक और एग्जाम्पल। चलो एक एग्जाम्पल। अभी जब रिवर्सिबल रिएक्शन पढ़ा रहे थे तो एस्ट्रिफिकेशन बताया था। एस्ट्रिफिकेशन क्या होता है? एसिड, ऑर्गेनिक एसिड और अल्कोहल रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? एस्टर बनाएगा, और एस्टर के बाद वाटर भी बनाएगा ना। एसिड क्या है? CH3COOH, और ये भी क्या है? लिक्विड में है। अल्कोहल क्या है? C2H5OH, ये भी क्या है? लिक्विड में है। रिएक्शन किया तो एस्टर बनाया। एस्टर क्या है? CH3CO C2H5 प्लस वाटर। ये भी लिक्विड में है और ये भी लिक्विड में है। ये भी लिक्विड में है, ये भी लिक्विड में है। यानी ये जो रिएक्शन कर रहा है किसी कंटेनर में कर रहा होगा, क्लोज कंटेनर में, और जितना भी मॉलिक्यूल इसमें यूज किया गया, क्या एक ही फेज में है? केवल लिक्विड में है, केवल लिक्विड में है। ये भी लिक्विड, ये भी लिक्विड, ये भी लिक्विड, ये भी लिक्विड। जब एक ही फेज में है तो इसे होमोजीनस नहीं बोल सकते हैं। तो ये भी एग्जाम्पल हुआ होमोजीनस का, हुआ ना। हम कहें कि इसका Kc का एक्सप्रेशन लिख के दिखाओ, तो Kc का एक्सप्रेशन बताओ भाई तुम लोग क्या होगा? Kc का एक्सप्रेशन क्या होगा? यानी Kc का एक्सप्रेशन प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट का पावर, उसके कोफिशिएंट उसके पावर में, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट का कोफिशिएंट रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के पावर में। तो लिखो भाई, इसमें 2 प्रोडक्ट है तो 2 का कंसंट्रेशन CH3COCO C2H5, पावर क्या है? 1 है। H2O पावर कितना है? 1 है। ये क्या हो गया? प्रोडक्ट हो गया। अब क्या? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के लिए CH3COOH, पावर क्या है? 1 है। और इसका C2H5OH, इसका भी कोफिशिएंट 1 है। तो ये आ गया इस रिएक्शन के लिए Kc का एक्सप्रेशन। आया समझ में? ऐसे ही हम यूनिट पूछें तो क्या नहीं निकाल पाओगे? तो निकाल के बताओ जल्दी, यूनिट क्या होगा? क्या होगा भाई? मोल पर लीटर डेल्टा एन होता है। क्या होता है? डेल्टा एन होता है। डेल्टा एन का मतलब P माइनस आर। P कितना? ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो 1 + 1 2, यानी P कितना हुआ? 2 हुआ। R क्या है? ये भी R है, ये भी R है, इसका भी 1, इसका भी 1। R कितना हुआ? 2 हुआ। यानी 2 - 2 0, 2 - 2 0। डेल्टा एन की वैल्यू कितनी आई? 0 आई। और मोल अपान लीटर की पावर 0।
कितना होता है भाई? मैथ में या बेसिक फिजिक्स जब पढ़े होगे तो बेसिक मैथ पढ़े होगे, आप पढ़े होगे दुनिया का कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर उसका पावर 0 है तो वैल्यू कितनी आती है? 1 होती है। वैल्यू कितनी आती है? 1 होती है। यहाँ पे केसी का यूनिट है ही नहीं, केसी यूनिट लेस हो गया है यहाँ पे। आया समझ में? आया समझ में? तो ऐसे कर लोगे, कर लोगे। हम अभी एक्सप्रेशन किसके लिए देखे हैं? होमोजीनियस के लिए देखे हैं। होमोजीनियस इक्विलिब्रियम पे जो केसी का एक्सप्रेशन लिख रहे थे वो देखे हैं। अब देखेंगे हेट्रोजीनस इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, कैसे होता है। तो लिखेंगे पहले हेट्रोजीनस होता क्या है। क्या? फॉर हेट्रोजीनस इक्विलिब्रियम, हेट्रोजीनस इक्विलिब्रियम के लिए देखेंगे केसी कैसे लिखते हैं, लेकिन पहले ये समझ जाए हम कि हेट्रोजीनस होता क्या है। तो इक्विलिब्रियम जो सिस्टम बना रहा है, जो सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ रहा है, उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होंगे। रिएक्टेंट एक से ज़्यादा होगा, प्रोडक्ट एक से ज़्यादा भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? जब ये हो सकता है तो ये भी तो हो सकता है कि रिएक्टेंट लिक्विड भी हो, गैस भी हो, दोनों एक अवेलेबल हो, या सॉलिड लिक्विड भी हो या सॉलिड गैस भी हो, प्रोडक्ट सॉलिड हो या गैस हो, ये भी तो हो सकता है। कोई ज़रूरी तो है नहीं कि एक ही फेज में रहेगा, कोई ज़रूरी ऐसा नहीं है। तो रिएक्टेंट सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो गैस भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो इसके लिए हेट्रोजीनस के लिए क्या लिखेंगे कि इक्विलिब्रियम इन ए सिस्टम, इक्विलिब्रियम इन ए सिस्टम having more than one phase of reactant and product। आया समझ में कि सिस्टम में जो इक्विलिब्रियम होगा उसके पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक से ज़्यादा फेज में हो सकता है। फेज का मतलब वही सॉलिड लिक्विड गैस। आया समझ में? एक से ज़्यादा फेज में हो सकता है। इतना लिखने के बाद मुझे एक बात बताओ, तुम लोग क्या नहीं जानते हो कि अगर प्योर लिक्विड लें, जैसे हम वाटर एग्जाम्पल ले रहे हैं, प्योर वाटर का एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो क्या तुम्हें नहीं पता है कि इसका कंसंट्रेशन कांस्टेंट होता है? कंसंट्रेशन निकालने का तरीका बताए थे, कैसे निकालते हैं? कंसंट्रेशन निकालते क्यों है? सॉल्यूट का अमाउंट सॉल्यूशन में कितना है, इसी के लिए तो कंसंट्रेशन निकालते हैं, इसी के लिए तो निकालते हैं। तो भैया जब वो प्योर लिक्विड है, प्योर वाटर है, उसमें कोई सॉल्यूट है ही नहीं, तो उसका कंसंट्रेशन जो होगा फिक्स होगा, कांस्टेंट होगा। और वाटर के लिए 55.5 होता है मोलर। तो इस बेस पे एनसीईआरटी में पॉइंट लिखा है कि मोलर कंसंट्रेशन, लिखा क्या है, सही बात है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड और कांस्टेंट। क्या गलत है ये पॉइंट? सही है, अभी तो मैंने बताया ना
कि लिक्विड एक प्योर स्टेट में है, जब सॉल्यूट है ही नहीं तो कंसंट्रेशन वेरी कहाँ करेगा, फिक्स हो जाएगा। या सॉलिड प्योर स्टेट में है तो भी उसका मोलर कंसंट्रेशन क्या होगा, फिक्स होगा, कांस्टेंट होगा। आया समझ में? ये इस पर डिपेंड नहीं करेगा कि हमने एक बोतल वाटर लिया या एक टैंक पानी लिया, इस पे डिपेंड नहीं करेगा। पानी का अमाउंट कितना भी हो, अगर वो प्योर है तो उसका कंसंट्रेशन जो है कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है, यानी इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट। अमाउंट पे डिपेंड नहीं करेगा इसके। अमाउंट पे डिपेंड नहीं करेगा। आया समझ में? और यहीं से बताया गया कि जब केसी का एक्सप्रेशन लिखते हैं, तो प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड के लिए कंसंट्रेशन की वैल्यू 1 लिख देते हैं। प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड के लिए कंसंट्रेशन की वैल्यू 1 लिखते हैं। किसमें? हेट्रोजीनस इक्विलिब्रिया होगा तब। अगर होमोजीनस होगा तो नहीं, हेट्रोजीनस होगा तब भी। प्योर लिक्विड प्योर सॉलिड होगा तो केसी के एक्सप्रेशन में जो हम कंसंट्रेशन लिख रहे हैं तो प्योर लिक्विड और प्योर सॉलिड के लिए 1 लिख देते हैं। आया समझ में? तुम लोग का डाउट ये है कि ये प्योर लिक्विड और प्योर सॉलिड हम पहचानेंगे कैसे? आया समझ में? नहीं आया? मतलब यही बात नहीं समझ में आ रहा है कि हम पहचानेंगे कैसे। तो भैया जो रिएक्शन दिया होगा, मान लो उसमें कोई मॉलिक्यूल है X। क्या है? X मॉलिक्यूल है। X मॉलिक्यूल है। क्या है? X मॉलिक्यूल है। उसका कंसंट्रेशन कुछ है, लेकिन X मॉलिक्यूल के आगे क्या लिखा होगा? L लिखा होगा। तो क्या है? ये प्योर लिक्विड है। क्या है? प्योर लिक्विड है। इसका मतलब क्या है? प्योर लिक्विड है। अगर X ऐसे किसी रिएक्शन में लिखा है, कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है, X कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर उसके आगे लिखा है S, क्या लिखा है? स्मॉल में S लिखा है, तो इसका मतलब है ये प्योर सॉलिड की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? प्योर सॉलिड की बात कर रहा है। इसके लिए एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन का जो वैल्यू लिखेंगे, इसके लिए एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन की जो वैल्यू लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। आया समझ में? आया? इतना बात समझ में आया? इतना बात समझ में आया कि नहीं आया? किसी को डाउट है? किसी को डाउट है? तुम्हें किसी को भी? चलो, इतना बात समझ में आया तो एक एग्जाम्पल, एक रिएक्शन लेके दिखा दें। एक रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट, क्या? कैल्शियम कार्बोनेट का थर्मल डिसोसिएशन कराया जा रहा है। और कल हम बताए थे कि थर्मल डिसोसिएशन कराएंगे वो भी क्लोज कंटेनर में, तो रिवर्सिबल होगा। क्या होगा? रिवर्सिबल होगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट का थर्मल डिकम्पोजिशन कराया गया तो कैल्शियम ऑक्साइड में चेंज हुआ और CO2 में चेंज हुआ। कैल्शियम कार्बोनेट के आगे S लिखा है, कैल्शियम ऑक्साइड के आगे भी S लिखा है।
पहले तो ये बताओ, और CO2 के आगे क्या लिखा है, G लिखा है, यानी गैस। तो पहले तो ये बताओ कि ये S का मतलब अभी हमने क्या बताया कि प्योर सॉलिड की बात कर रहा है, प्योर सॉलिड की बात कर रहा है। अब हम कहें कि Kc का एक्सप्रेशन लिखो, तो पहले नॉर्मल तरीके से Kc का एक्सप्रेशन लिखना शुरू करो। नॉर्मल तरीके से Kc का एक्सप्रेशन क्या लिख रहे हो, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन पावर उसका कोफिशिएंट, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन पावर उसका कोफिशिएंट। नॉर्मल ऐसे ही लिख रहे हो, ऐसे इस रिएक्शन पे लिखना स्टार्ट करो। लिखो Kc का एक्सप्रेशन लिखो, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन CO2, CO2 का कंसंट्रेशन पावर 1, कैल्शियम ऑक्साइड का कंसंट्रेशन इसका पावर 1। कैल्शियम रिएक्टेंट प्रोडक्ट हो गया, अब रिएक्टेंट की बारी है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का कंसंट्रेशन पावर उसका कोफिशिएंट। और अभी हमने कहा कि जब Kc का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो जो सॉलिड और लिक्विड है प्योर स्टेट में हेट्रोजीनस रिएक्शन अगर होगा तो उसमें उसके कंसंट्रेशन की जगह पे क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। तो इसमें सॉलिड कौन था, ये था और ये था, यानी सॉलिड ये है और ये है, और ये रिएक्शन क्या है, हेट्रोजीनस है। पहली बात तो रिएक्शन क्या है, हेट्रोजीनस है। अब हेट्रोजीनस के अंदर क्या बताए हैं कि सॉलिड प्योर और प्योर लिक्विड के लिए कंसंट्रेशन की जगह पे क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। आया समझ में, तो कर दो यहाँ Kc, CO2 तो वैसे ही रहेगा, CO2 का कंसंट्रेशन इसके जगह पे इंटू 1 और इसके जगह पे भी इंटू डिवाइड बाई 1। तो अब क्या हो गया, Kc CO2 का कंसंट्रेशन, ये आ गया। इस रिएक्शन के लिए Kc का एक्सप्रेशन आ गया। आया समझ में, डाउट है किसी को भी? इस रिएक्शन में Kc का एक्सप्रेशन ये आ गया। नहीं समझ में आया शोएब? कोई डाउट है, पूछो। डाउट है तो पूछो। अब हम कहें कि इसका यूनिट निकाल के बताओ, तो यूनिट क्या आएगी भैया? जो सॉलिड है उसको तो हम हटा ही दिए, सॉलिड है तो हटा ही दिए, बचा क्या? यही बचा है ना, आर का कोफिशिएंट कुछ है ही नहीं, 0 है ही नहीं। सॉलिड लिक्विड को तो ऐड नहीं करेंगे ना हेट्रोजीनस में, तो है ही नहीं, तो 0। केवल गैस का लेंगे तो गैस का प्रोडक्ट P की जगह पे 1 है, यानी इसके जगह पे Kc का यूनिट जब लिखेंगे तो मोल पर लीटर की पावर डेल्टा N में क्या लिख रहे थे, P माइनस R लिख रहे थे, तो P की जगह पे केवल एक गैस है तो 1, R की जगह पे कोई गैस चीज है ही नहीं तो 0। तो क्या आ गया, मोल पर लीटर। आया? आया कि नहीं आया? इस रिएक्शन को समझ में आया? यह रिएक्शन समझ में आया कि नहीं आया? इस रिएक्शन के लिए Kc का एक्सप्रेशन लिखे, समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? किसी को कोई दिक्कत है? किसी को भी भाई? अगला एक्सप्रेशन देखते हैं। निकिल प्लस CO बनाया है NiCO का, क्या बनाया, होल 4। इसको बैलेंस करने के लिए 4 CO चाहिए कि नहीं चाहिए? तो 4 CO हमने यहाँ पे लगा दिया। निकिल मेटल है और मेटल किस में होता है, सॉलिड में होता है। CO कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है,
गैस है, और ये भी क्या है, गैस है। अब इस रिएक्शन के लिए केसी का, पहली बात तो ये रिएक्शन कौन सा है ये बताओ, हेट्रोजीनियस है। इस रिएक्शन के लिए केसी का एक्सप्रेशन लिख के दिखाओ। इस रिएक्शन के लिए केसी का एक्सप्रेशन लिख के दिखाओ। लिखो, तुम लोग लिखो, ट्राई करो। तभी से तो बहुत सारे एग्जाम्पल करवा दिए, अब तुम लोग ट्राई करो, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, देखो लिख पा रहे हो कि नहीं। क्या हुआ, क्या हुआ भाई, किसी को समस्या है? किसी को समस्या है? नहीं लिख पाए तुम लोग? चलो मैं लिखना बता रहा हूं। केसी का एक्सप्रेशन, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट का पावर, कोफिशिएंट उसका, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट का कोफिशिएंट उसके पावर में चला जाएगा। तो प्रोडक्ट यहां पे क्या है, NiCO का होल 4। रिएक्टेंट में क्या है, निकिल और CO। निकिल के ऊपर कुछ नहीं है 1, CO के ऊपर, CO का कोफिशिएंट कितना है, 4 है, तो इसका पावर 4। लेकिन ये रिएक्शन हेट्रोजीनस में है, तो सॉलिड के कंसंट्रेशन की जगह पे क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो सॉलिड इसमें क्या है, निकिल है, तो निकिल के कंसंट्रेशन पे 1 रख देंगे। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, केसी का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, NiCO का होल 4 अपान, इसके जगह पे 1 रख दिया, इंटू CO का पावर 4। आया समझ में, आया समझ में? इसका यूनिट, इसका यूनिट, ये सॉलिड है, इसको काट देंगे। यूनिट लिखते कैसे हैं, मोल अपान लीटर का पावर डेल्टा एन। डेल्टा एन क्या होता है, P माइनस R। P उसका कोफिशिएंट, यानी प्रोडक्ट का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। रिएक्टेंट का कोफिशिएंट कितना है, 4 है। तो क्या आ गया, -3, यानी क्या आ गया, मोल पर लीटर का पावर -3। आया समझ में? क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, -3 को अंदर भेज के मोल -3 में आ गया, और ये नीचे जाएगा, ये प्लस में, ये ऊपर आएगा तो माइनस में था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी लीटर का पावर +3। क्या ऐसे नहीं लिख सकते हैं? क्या ऐसे नहीं लिख सकते हैं? है समस्या किसी को? जीवन में तो समस्या हो ही सकती है, लेकिन यहाँ है किसी को समस्या? जीवन की भी समस्या का समाधान होगा, पता ही है कब, हर रविवार शाम 4 बजे। कहाँ? सिनेमा हॉल के पीछे। अब कौन सा सिनेमा हॉल है, ये तुम लोग का टास्क है। क्या टास्क है? चलो भाई, ये समझ में आया? चलो एक और एक्सप्रेशन बता रहे हैं, ये वाला करके दिखाओ तुम लोग। एक्सप्रेशन है Ag2O
सॉलिड में ट्वाइस HNO3, एक्वस में और ट्वाइस AgNO3 प्लस H2O लिक्विड में है और AgNO3 एक्वस में है। ट्वाइस AgNO3 हो गया, हो जाता है कभी कभी, हो जाता है। लिख के दिखाओ भाई। याद रखना ये बात कि हमने प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड की बात की है। प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड के लिए केसी के एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन 1 रखेंगे। एक्वस यहां पे लिखा है ना, तो ये प्योर लिक्विड नहीं हुआ, ये कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा, तो इसके लिए कंसंट्रेशन वेरी करेगा, इसके लिए कंसंट्रेशन कांस्टेंट नहीं होगा। लिखो लिखो टाइम। चलो एक क्वेश्चन करा रहे हैं अभी कैलकुलेशन वाला। चलो आगे करें हम कर दें। चलो भाई, तब अब तो हम सीख गए हैं। अब हम सीख गए हैं जो प्योर सॉलिड है प्योर लिक्विड है उसको काट दो, उसको क्या करो, काट दो। तो प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड कैंसिल। केसी का एक्सप्रेशन किसके लिए, इसके लिए और इसके लिए। तो केसी प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट क्या है AgNO3 पावर उसका कोफिशिएंट, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन पावर उसका कोफिशिएंट। और इसका यूनिट क्या है भाई, यूनिट डेल्टा एन की वैल्यू क्या हो रहा है 2 - 2 कितना आ रहा है 0 आ रहा है। जब डेल्टा एन 0 आ गया तो यूनिट लेस, ये इसकी यूनिट 1 का मतलब यूनिट लेस। आया समझ में, आया समझ में, इतना बात समझ में आया? कोई दिक्कत है? इस जितना भी एग्जाम्पल बताया कोई दिक्कत है? चलो एक रिएक्शन, एक क्वेश्चन करा रहे हैं, तुम लोग करो, एक क्वेश्चन करा रहे हैं। चलो क्वेश्चन है A2 प्लस B2 मिल के क्या बनाया 2AB बनाया। ये भी गैस में है, ये भी गैस में है और ये भी गैस में है। ठीक है, इतना बात समझ में आया ना? अब इस क्वेश्चन में ये दिया है, क्वेश्चन में स्टेटमेंट था, मैं स्टेटमेंट नहीं बोल रहा हूं, मैं डायरेक्ट वैल्यू बता रहा हूं। इस क्वेश्चन में बोला है कि एट इक्विलिब्रियम, क्या इक्विलिब्रियम पे इसका मोल दे दिया है, इसका मोल दे दिया है, इसका मोल दे दिया है, यानी एट इक्विलिब्रियम पर मोल A2 का 1.5 दे दिया है और मोल B2 का 1.5 दे दिया है और मोल AB का 2 दे दिया गया है। और इसमें सॉल्यूशन ये कितने लीटर का है, तो 2 लीटर का, यानी वॉल्यूम कितना दे दिया है 2 लीटर दे दिया है। अब केसी का एक्सप्रेशन बताओ।
ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन था, मैंने वहां से बस वैल्यू निकाला। तुमको क्वेश्चन स्टेटमेंट में ही मिलेगा, तुमको समझना पड़ेगा क्वेश्चन को पढ़ के कि कह क्या रहा है क्वेश्चन, बोल क्या रहा है। और जब क्वेश्चन बोलना क्या बोल रहा है ये समझ जाओगे तो बस खत्म, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा वहीं। एक बात याद है ना कि केसी के एक्सप्रेशन में क्या रखते हैं, कंसंट्रेशन रखते हैं, मोल नहीं रखते हैं। तो मोल को किस में चेंज करेंगे, वॉल्यूम में चेंज, वॉल्यूम से डिवाइड करके कंसंट्रेशन में चेंज करेंगे, तब वैल्यू रखेंगे। आया समझ में? चलो मैं कर रहा हूँ। चलो भाई, पहली बात केसी का एक्सप्रेशन ऐसे जनरली लिखो, तो जनरली लिखोगे तो क्या होगा, ए बी का कंसंट्रेशन उसका पावर 2, A2 का कंसंट्रेशन इंटू B2 का कंसंट्रेशन। ये जनरली हमने लिख लिया। ए बी का कंसंट्रेशन लिखना है, ए बी का मोल दिया है और सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया है, तो क्या मोल अपन वॉल्यूम करके इसका कंसंट्रेशन नहीं निकाल लेंगे? तो निकाल लेंगे। तो ए बी के कंसंट्रेशन पे मोल कितना है, 2 है, अपन इसका वॉल्यूम कितना है, 2 है। तो ये इसका ए बी का क्या हो गया, कंसंट्रेशन हो गया। तो ये क्या, पावर 2 अपन A2 के लिए, A2 का मोल 1.5, A2 का वॉल्यूम तो वही होगा 2 लीटर, इंटू B2 के लिए मोल कितना है 1.5 और B2 का वॉल्यूम तो वही होगा 2। तो भैया अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 2/2 इंटू 2/2 लिखोगे और नीचे क्या 1.5/2 इंटू 1.5/2। तो ये 2 से ये 2 और ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। ये क्या हो गया 4 और नीचे क्या हो गया, ये 3/2 लिख सकते हो 1.5 को, और इस वाले भी को 3/2 लिख दो। 2 दूना 4, ऊपर गया तो 16/9। हाँ 16/9 बट्टा में कितना गया, बट्टा में 9 गया, यानी बट्टा मतलब डिवाइड, 16/9। आया समझ में? ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ये तो इक्विलिब्रियम पे तुम्हें दे दिया है डायरेक्ट। आगे तुम्हें पूछे कहेगा कि पहले तुम इक्विलिब्रियम पे वैल्यू निकालो कि कितना होगा, तब केसी का एक्सप्रेशन में रखो। आया समझ में? तो ये तो इनिशियल था, ये तो उसका क्या है, क्या बोलते हैं वो, केजी का क्वेश्चन है। क्या है, केजी का क्वेश्चन है, 1/10वां पार्ट है। हाँ केजी का ये क्वेश्चन था। इसने डायरेक्ट दे दिया इक्विलिब्रियम पे वैल्यू रखना है, आंसर आ गया। लेकिन जो आगे क्वेश्चन आएगा उसमें क्या होगा, तुम्हें पूछेगा पहले कि इक्विलिब्रियम पे वैल्यू कितनी होगी, कंसंट्रेशन कितना आएगा, मोल कितना आएगा, फिर तुम उस इक्विलिब्रियम पे वैल्यू निकालोगे, फिर केसी के एक्सप्रेशन में उसकी वैल्यू पुट करके केसी की वैल्यू निकालोगे। आया समझ में? ये छोटा सा क्वेश्चन था, ये पहला क्वेश्चन था, और आज के लिए तुम लोग का समस्या का समाधान यहीं पे समाप्त होता है। आगे फिर से समस्या का समाधान कल से, फिर कल नहीं फिर मंडे को 3:30 बजे से, सबके लिए 3:30 बजे।